क्लास में फर्स्ट आने का बेस्ट उपाय कोशिश। हेलो फ्रेंड्स, हमारे पिछले वीडियो में हमने देखा था फ्रांस में नेशनलिज्म का उदय, राष्ट्रवाद का उदय। चलो अब हम चलते हैं जर्मनी की तरफ। आपको तो याद होगा कि नेपोलियन ने 39 स्टेट्स को जोड़कर एक प्रुशिया बनाया था और उन्होंने एकल सीमा कर किया था। 30 तरह के मुद्राओं को कम करके 2 मुद्राएं बनाई थी। ये सारी चीज़ें ना 1848 तक चल रही थी। पर फ्रांस की जो सिचुएशन हो रही थी उसकी डेवलपमेंट्स देख के जर्मनी के लोगों को भी लग रहा था कि राजा को हमारी बात माननी पड़ेगी। और उस वक्त राजा थे फ्रेडरिक विलियम, जो उनकी बात कुछ नहीं सुनते थे। तो 1848 में फ्रैंकफर्ट शहर में 831 सांसद वो चर्च ऑफ सेंट पॉल में गए। वहाँ उन्होंने बहुत बड़ी मीटिंग की और उन्होंने एक संविधान तैयार किया कि राजा के क्या अधिकार हैं, सांसद के क्या अधिकार हैं और शासक वर्ग के क्या अधिकार हैं और लोगों का क्या अधिकार है। जाकर उन्होंने राजा को पेश किया और राजा ने तो उसको फेंक दिया, मुझे सुनना ही नहीं है, जानना ही नहीं है। जब वो सांसद थोड़ा जोर करने लगे, नहीं आपको सुनना पड़ेगा, उन्होंने आर्मी उतार दी सड़क पे कि सांसदों को दबा दो, प्रजा की वॉइस को दबा दो। तो ये सारा प्रॉब्लम थोड़ी देर तक, कुछ साल तक चलता ही रहा। उस वक्त जर्मनी के जो मुख्यमंत्री थे बिस्मार्क नाम के एक सज्जन थे और वो बहुत ही अनुभवी राजनीतिज्ञ थे। तो उन्होंने कहा कि हमें पहले जर्मन एम्पायर को बढ़ाना पड़ेगा। तो उन्होंने 3-4 युद्ध किए जिससे वो डेनमार्क, ऑस्ट्रिया, इन सब जगह के हिस्सों को उन्होंने जर्मन एम्पायर के साथ मिला दिया और फिर जाकर उन्होंने फ्रांस के भी कुछ हिस्से को मिलाया और फिर जाकर उन्होंने काइजर विलियम I उनको ताज पहनाया, जर्मनी का ताज पहनाया। और उनकी शर्तें ये थी कि वो नेशनल असेंबली जो कहेंगी, काइजर विलियम उनकी बात को मान्यता देंगे। जर्मनी में इतनी सारी चेंजेस तो आई, लेकिन एक चीज़ तभी भी नहीं हुआ, सार्वभौमिक मताधिकार नहीं था और स्त्रियों को तो बिल्कुल ही मताधिकार नहीं था। जो इतनी बड़ी कहानी हुई, इसमें स्त्रियों ने पूरी भूमिका निभाई। चर्च ऑफ सेंट पॉल में भी सारी स्त्रियां प्रेजेंट थी, लेकिन दर्शक की भूमिका में, मताधिकार का अधिकार नहीं मिला। अब हम चलेंगे एक बहुत ब्यूटीफुल देश इटली की तरफ। उन दिनों इटली 7 स्टेट्स में विभक्त थी और जो नॉर्दर्न स्टेट्स थे, जो उत्तर की तरफ जो स्टेट्स थे, वो ऑस्ट्रिया के आधिपत्य में आ रहे थे और जो साउथ के स्टेट्स थे वो स्पेन के राजा के आधिपत्य में थे और बीच वाले जो स्टेट्स थे वो पोप के आधिपत्य में थे। तो इटली में भी लोगों को लगने लगा ये क्या है, हम वन इटली क्यों नहीं है। और उस वक्त मज़ीनी नाम के एक क्रांतिकारी थे, उन्होंने जगह जगह पे यंग इटली क्लब बनाया और यंग लोगों को खूब प्रोत्साहित किया कि हमें एक इटली चाहिए जो पूरी एकीकरण हो, सब एक भाषा बोले और हमारा एक ही राजा हो। पर वो काफ़ी देर तक वो इसकी कोशिश करते रहे। फिर आए मुख्यमंत्री, उनका नाम था कवूर, और कवूर ने कहा ये बिल्कुल ठीक बात है। तो उन्होंने देश के लोगों को समझाया कि नॉर्थ साउथ हम दोनों को इकट्ठा, पहले तो हम दोनों को इंडिपेंडेंट बनना है, फिर हम दोनों को इकट्ठा होना है। और जब उन्होंने ये एक पूरा नारा लगाया और पूरी देश को उत्साहित करने लगे, तो कई क्रांतिकारी थे जैसे गैरिबाल्डी थे, वो भी अपनी पूरी सेना लेके इनके साथ जुड़ गए और फिर धीरे धीरे उन्हें साउथ को इंडिपेंडेंट करवाया, नॉर्थ को इंडिपेंडेंट करवाया और फाइनली 1861 में इटली का एकीकरण हुआ और उसके राजा बने किंग विक्टर इमैनुअल I। चलो अब हम नॉर्थ की तरफ बढ़ते हैं, इंग्लैंड की तरफ। मैप को अच्छी तरह देखो, ये तो एक द्वीप है और इसके 4 हिस्से थे, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स और आयरलैंड। 18th सेंचुरी में इंग्लैंड में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ, औद्योगिकरण हुआ और इसका बहुत बेनिफिट मिला इंग्लैंड के लोगों को। तो इंग्लैंड काफ़ी ताकतवर हो गया और 1707 में उन्होंने स्कॉटलैंड के साथ एक संधि की जिससे स्कॉटलैंड इंग्लैंड में विलय हो गया। अब इंग्लैंड ने अपनी नज़र घुमाई आयरलैंड की तरफ। आयरलैंड में 2 तरीके के धर्म प्रैक्टिस होते थे, कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट। इंग्लैंड ने प्रोटेस्टेंट्स को काफ़ी बढ़ावा दिया, तो कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट में बहुत दिन तक झगड़ा चलता रहा एंड फाइनली 1801 में इंग्लैंड ने आयरलैंड को भी जब्त कर लिया। अब हम आते हैं स्लाविक देशों की तरफ। स्लाविक देश बोलने से कोई एक देश मत समझो, इसमें बहुत सारे देश थे, रोमानिया, मैसेडोनिया, हर्जेगोविना, बॉस्निया, सर्बिया, क्रोएशिया, स्लोवेनिया, इतने सब बहुत सारे देश इकट्ठा होकर वो स्लाविक देश बनते थे।
तो स्लाविक देशों के भी लोगों को लगने लगा 1857 से ही उनको लगने लगा कि हमें क्यों नहीं इंडिपेंडेंस मिले, हमें भी मिलना चाहिए। उस वक्त ये सारे जो देश थे ना वो सारे टर्की के अंडर थे। तुर्की का जो एम्पायर था, ऑटोमान एम्पायर कहते थे, उसके अंडर में आते थे। तो वो अपनी मांगे रखने लगे। 1821 में उन्होंने देखा कि ग्रीस ने भी खूब जोर शोर से अपनी इंडिपेंडेंस की मांग कर रहे हैं ऑटोमान एम्पायर से, और 1832 पे ग्रीस एक्चुअली इंडिपेंडेंट हो गया, उसमें से निकल गया और इंडिपेंडेंट हो गया। तो बाकी जो देश थे वो बहुत एक्साइटेड हो गए और अपनी मांगे रखने लगे। ऑटोमान एम्पायर के जो शासक थे उनको लगा कि अरे सारा का साम्राज्य तो हाथ से गया, अब क्या करें। तो वो लोगों की कुछ कुछ मांगे मानने लगे, कुछ कुछ चेंजेस वो करने लगे, पर लोग खुश नहीं थे। हर प्रांत के लोग कह रहे थे मेरा हिस्सा दे दो, मैं अपना देश बना लूंगा, हमारी काटपीट जो करना है देश जो भूमि को करके हमें हमारा हिस्सा दे दो। पर हो नहीं पा रहा था। इसके लिए दो कारण थे। नंबर 1, इंग्लैंड, जर्मनी, ऑस्ट्रिया और रशिया आंख लगा के बैठे हुए थे कि जब यह काटपीट होगा ना हम भी इसमें से कुछ हिस्सा ले लें। और नंबर 2, ये जो इतने सारे देश थे वो एक दूसरे से किसी की बनती नहीं थी, वो बहुत कॉम्पिटिटिव थे। सबको लग रहा था जब वो डिवीजन होगा मुझे थोड़ा ज़्यादा हिस्सा मिलना चाहिए। तो ये झगड़ा इनका ख़त्म ही नहीं हो रहा था। कई युद्ध हुए, कई बार इनके वॉर्स हुए, यहाँ तक कि जाकर एकदम 1914 में पहला विश्व वॉर भी यहीं से स्टार्ट हुआ था। तो इसके बाद ही जाकर ये सारे देश अलग हो पाए थे। पर 19th सेंचुरी में ये एक ही साथ थे और जरा टर्मोइल में थे। हमेशा इनमें बड़ा वो क्रांति टाइप का माहौल बना रहता था। तो ये जो इतने सारे 5-5 देशों के बारे में हमने जाना, यहाँ के सारे लोग उत्साहित हो गए, प्रोत्साहित हो गए कि हमें अपना देश चाहिए, हमें अपनी भाषा चाहिए। ऐसा भी नहीं है। जो एडुकेटेड लोग थे, स्टूडेंट्स थे, मध्य वर्ग थे, उनकी ये बहुत ज़्यादा डिमांड थी। लेकिन जो एकदम गरीब किसान थे, पढ़े लिखे भी नहीं थे, उनका तो कहना था कि भाई हम अपनी रोजी रोटी मिल जाए, हमें इससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। उनको कैसे उत्साहित किया जाए, उद्दीपन किया जाए, इसके लिए नंबर 1 इस्तेमाल हुआ भाषा। जो एक भाषा हम सब बोलेंगे और उसी भाषा में गीत लिखे जाएंगे, जो नेशनलिस्ट गीत, जो बड़े आपकी जो राष्ट्रवाद की भावना को जो बढ़ाए, उस टाइप के गीत लिखे गए। और जो राष्ट्र को दिखाया गया एक स्त्री के रूप में, बहुत सुंदर एक स्त्री जो युद्ध करने के लिए तैयार है। फ्रांस में स्त्री का नाम था मरियाना, ब्रिटेन में ब्रिटानिया, एक सॉन्ग भी उन्होंने लिखा था रूल ब्रिटानिया, और जर्मनी में जर्मेनिया। ये एक स्त्री जो युद्ध करने के लिए तैयार है, जो सबको प्रोत्साहित कर सकती है, ऐसा एक रोमांटिक अवधारणा तैयार की गई थी। आपको याद है ना 1815 में रशिया ने पोलैंड पर कब्जा कर दिया था। पोलैंड के लोगों को तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। तो कैसे वो रशिया तो इतनी स्ट्रांग, पोलैंड के पास उतनी प्रोटेस्ट करने के लिए भी साधन नहीं थे। तो उन्होंने भाषा का इस्तेमाल किया। रशिया ने कहा था पोलिश भाषा बिल्कुल कोई नहीं बोलेगा, सबको रशियन बोलना पड़ेगा। लेकिन पोलैंड के गांव-गांव में, पोलैंड के स्कूल में सब पोलिश भाषा बोलकर अपनी उद्दीपना करते रहते थे। तो इस तरीके से पेंटिंग्स बना रहे थे, सॉन्ग्स लिख रहे थे, भाषा का इस्तेमाल किया गया, प्रतीक का इस्तेमाल किया गया। इस तरीके से राष्ट्रवाद को देश के ऊपर से नीचे हर इंसान के मन में राष्ट्रवाद की भावना उत्पन्न हुई। तो बच्चों, ये रहा आपका सारांश। जैसे हम आपसे कहते हैं, आप पहले वीडियो को देख लो, फिर आप चैप्टर को पढ़ो, पूरा क्लियर हो जाएगा। एग्जाम में जाकर अपने शब्दों में आंसर लिखो। आई प्रॉमिस यू बहुत अच्छे नंबर आपको जरूर 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 मिलेंगे। इस चैप्टर का जो राइटअप है ये आपको इसमें मिल जाएगा। और आप हमारे साथ तो ये सब मीडिया में जुड़े ही होंगे। अगर नहीं है तो प्लीज़ जुड़ जाइए, क्योंकि इस पे हर रोज़ हम एक बहुत सुंदर मोटिवेशनल पोस्ट डालते हैं। आपको अच्छा लगा तो हमें तो बहुत ही अच्छा लगेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कोशिश